सर ये मामला तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसराइल और ईरान के दरमियान, लेकिन जिस तरह ईरान जवाबी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जिस तरह से वो जवाबी हमले कर रहा है इसराइल पे, क्या वो काफी है या आपको लगता है कि ये मजीद सूरत हाल अब बिगड़ सकती है? बहुत शुक्रिया लैला आपका इनविटेशन देने का। जहां तक आपने कहा है कि ये आगे क्या होगा, देखिए ईरान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और जो बेस्ट ऑप्शन थी उन्होंने वो कल फायर की है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं लॉन्ग रेंज, उन्होंने वो फायर किया है। काफी हद तक उन्होंने खौफ का माहौल पैदा किया है इसराइल के अंदर। और अगर आप जोग्राफिकली देखें तो ये बहुत बड़ा मुल्क नहीं है जोग्राफियाई लिहाज से, और पॉपुलेशन भी उनकी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। तो पूरे इसराइल में कल एक खौफ और एक हरासमेंट का बहुत बड़ा माहौल था। इवन अमेरिकन एम्बेसडर को कहना पड़ा कि मुझे 5 दफा बंकर में जाके अपनी सेफ पनाह लेनी पड़ी, जिसका मतलब ये है कि ईरान की तरफ से हमला बहुत मैसिव था। जहां तक टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है लैला, उसका दोनों में फर्क था। टारगेटिंग स्ट्रैटेजी जो ईरान के खिलाफ इसराइल ने की है वो बहुत कारगर और मौसर थी और बहुत ज्यादा पेशेमानी का बायस इस सेंस में हुई। हालांकि सर डिफेंस बजट भी, आई एम सॉरी टू इंटरफेयर यू, डिफेंस बजट ईरान का इसराइल के मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से उनको टारगेट बनाया दैट इज क्वाइट अप्रिशिएबल। जी, इस वक्त डिफेंस बजट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट अपने इंटेलिजेंस के लोग, अपने जो कमांडोज कह लें या जो भी नाम दे लें, वो पहले से इन्फिल्ट्रेट किए हुए थे। इनसाइड ईरान उन्होंने ड्रोन लॉन्च किए हैं उनके एयर डिफेंस वेपन्स के ऊपर, जो एसेट्स थे उनके, उनको किया। एयर डिफेंस के जो रेडार थे उनको न्यूट्रलाइज किया अंदर से रहते हुए। फिर जो टारगेट किलिंग उन्होंने की है वो भी मेरे नजरिए के मुताबिक शायद जहाजों से नहीं की, वो जमीन से लोगों ने की है, जो उनके एक्शनेबल इंटेलिजेंस अप्लाई करने के लिए पोजीशन में जो लोग उन्होंने पेनिट्रेट पहले से किए हुए थे। वो ईरान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी टॉप लीडरशिप, पासदारान इनकलाब के लोगों को टारगेट किया गया, उनकी आर्मी हेडक्वार्टर और चीफ्स को किया गया, फिर सबसे बढ़कर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट 6 से 10 को निशाना बनाया गया। तो उनकी टारगेटिंग स्ट्रेटजी तो जाहिर है बहुत एक्यूरेट थी, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये मुझे लगता है कई महीनों और सालों से तैयारी हो रही थी। और शायद ईरान को इंगेज किया गया बातचीत में, और दूसरी तरफ तैयारी मुकम्मल थी उसको न्यूट्रलाइज करने में, इतने वाइटल टारगेट्स को। ईरान के पास अनफॉर्चुनेटली ज्यादा चॉइसेस नहीं है। जैसे मैं कर रहा था कि उनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव है या लीस्ट इफेक्टिव है, वो इस वजह से कि उनके पास F-14 जहाज है और उनके पास F-4 फैंटम जहाज है, और ये दोनों तकरीबन 50-60 साल पुराने जहाज है, शाह ईरान के जमाने के। अच्छा, ये दोनों अमेरिका के बने हुए, इसलिए उनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते थे इनको, बड़ी मुश्किल से उनको मेंटेन कर रहे हैं। और फिर तबरेज के करीब उनका एक बेस है शाह फारूक, वहां उन्होंने कल एक हमला भी किया इसराइल ने। और मेरी मालूमात के मुताबिक ये दोनों जहाज वहां उसी बेस पर मौजूद है। तो चांसेस ये भी हैं कि ये जहाज शायद न्यूट्रलाइज कर दिए गए हो या रनवे हद तक डैमेज कर दिया गया हो कि वो वहां से टेक ऑफ ही ना कर पाए। तो एयर पावर या एयरफोर्स का इस्तेमाल जैसे पाक फिजाइया ने अभी हिंदुस्तान के खिलाफ किया था, उस तरह की ऑप्शन तो मुझे नजर नहीं आती। हाँ, उनके पास ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो ऑप्शन है, कल उन्होंने बड़ी मौसर इस्तेमाल की। जैसे मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि ये बहुत बड़ा उसके पास ज्योग्राफियाई स्पेस नहीं है। तो इसराइल के जो 1 करोड़ लोग हैं कल पूरी रात पैनिक में रहे, क्योंकि पूरे इसराइल पर उन्होंने जो ड्रोन पहुंचाए, चाहे 150 फायर किया, अगर मैं समझता हूँ 25, 30, 40 भी पहुंच गए, तो पूरा इसराइल खौफ ज्यादा था कल रात को। अब उनके पास शायद ऑप्शन है भी नहीं कोई ज्यादा, क्योंकि नेगोशिएशन टेबल पर जब भी वो बैठेंगे तो उनको बेहतर अपनी एडवांटेजेस मिलिटरी पोजीशन होगी, तो उनको नेगोशिएशन में मदद मिलेगी। और ये इनके पास यही ऑप्शन रह गई है कि अगर हरासमेंट इजरायली लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए जारी रखें, और जाहिर है जब भी एस्केलेट हुई, तो जब भी सीज फायर होगी तो एडवांटेज ईरान को थोड़ी मिलेगी, बिकॉज इनके पास भी रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी। लेकिन अभी क्या कोई सीज फायर की स्पेस आपको नजर आती है? क्योंकि अभी तो मामला जो है वो बड़ा संगीन एक मामला हमें नजर आने लगा है, जिस तरह से ये दोनों ममालिक में जो भी सूरत हाल अभी इस वक्त तक हमें नजर आ रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या स्टांस है? आपने थोड़ी देर पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी बयान देखा होगा कि मुस्लिम उम्मा को, तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होने की अशद जरूरत है, वरना फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी भी बारी आ सकती है तमाम मुस्लिम ममालिक की। तो इसके बारे में सर व्हाट इज योर एनालिसिस? लैला, आपके आखिरी वाला जो स्टेटमेंट है या आपने जो बात की है, मैं उसका पहले जवाब देना चाहूंगा। जो आपने कहा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस्लामिक उम्मा को मुत्तहद होने की जरूरत है। इस्लामिक उम्मा को तो मुत्तहद अक्टूबर पिछले साल से होना चाहिए था, जब से गाजा के बच्चों को शहीद किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर वहां नहीं हुए तो मैं नहीं फोर्सी कर रहा कि वो ईरान के मामले पर एकदम अक़वाम मुत्तहिदा या कोई मुस्लिम उम्मा खास तौर पर एक रातों रात इकट्ठी हो जाएगी। ना अक़वाम मुत्तहिदा उठी है इतने 10 महीनों में, और ना मुस्लिम उम्मा गई नजर आई मुझे इस पूरे में। क्योंकि
हमारे बहुत सारे इस्लामिक मुल्क जो हैं उनके इजराइल से अगर डिप्लोमेटिक टाइज नहीं भी हैं तो वो उनके अंदर ये तो दुश्मनी या नफरत या एनिमिटी वाला एलिमेंट है ही नहीं, बड़े कंफर्ट जोन में है उनके साथ। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है क्योंकि ईरान ने काफी मुल्कों के साथ, जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ बहुत जबरदस्त ताल्लुकात नहीं है, तो जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं वो भी शायद ये दिल से चाहती हैं कि ये इनके पास न्यूक्लियर एसेट ना हो, क्योंकि उनको अपने बारे में थ्रेट नजर आती है। जी। तो मेरा ख्याल है कि अंदर से उनकी क्लाइमेट सबकी है। अब आपने कल की स्ट्राइक देखी है, 200 जहाज टेक ऑफ करके अगर इसराइल से आए हैं, तकरीबन 2200 किलोमीटर आए हैं और वापस गए हैं, तो इस दौरान 10-15 उनके पास एयर टू रिफ्यूलर टैंकर भी होने चाहिए थे हवा में, जिन्होंने पेट्रोल वापसी पे दिया होगा उन जहाजों को। इतनी ज्यादा मैसिव एक स्ट्राइक आ रही है इसराइल से उड़कर ईरान के खिलाफ, और रास्ते में सिर्फ मुसलमान मुल्क हैं, मोस्ट लाइकली जॉर्डन या इराक या सीरिया या इराक या सऊदी अरब या इराक। तो इन मुल्कों से अगर वो गुजर के आ सकते हैं जहां बड़े जबरदस्त मॉडर्न रेडार उन्होंने लगाए हुए वेस्ट के ही नहीं डिटेक्ट किए या डिटेक्ट करना नहीं चाहते थे, तो ये एक और क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इराक मोस्टली अकेला ही है। अच्छा। तो मैं जैसे कह रहा था कि उसके पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड है। जी, लेकिन सर जैसे रूस की बात करें, चीन की बात करें या पाकिस्तान की भी बात कर लें, तो वो भी इस जारिहत की उन्होंने जो है तमाम मुमालिक ने मज़ाहमत की है, इसका फायदा पहुंच सकता है? क्योंकि अगर चीन की बात करें वो भी बड़ा ताकतवर मुल्क है, लेकिन जब हम यूएस की बात करते हैं, आप समझ रहे हैं कि वो बड़ा डिप्लोमेटिकली सिचुएशन में प्ले करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अमेरिका की जो सपोर्ट इसराइल को है उसके कोई कंपैरिजन नहीं है चाइना या रशिया की ईरान को। देखिए, कंडेम करने ना आजकल कोई बहुत बड़ी, मैं इसको सिग्निफिकेंट माइलस्टोन या बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं समझता किसी मुल्क के हक में अगर कोई कंडेम कर दे। कंडेम तो मेरे ख्याल में मिनिमम पॉसिबल एक एक्शन होता है जो मुल्क आपको सपोर्ट कर देता है। हिंदुस्तान ने एग्रेशन की हमारे खिलाफ, तो अगर सारी दुनिया उसको कंडेम करती तो हमारा गुजारा होता है जब तक हमारी एयरफोर्स जहाज ना मारती उनके। तो कंडेम से तो हमारा गुजारा नहीं होना था। गुजारा हमारा तब हुआ है कि हमने एग्रेसिवली जवाब दिया है, हमने उसको प्रोहिबिटिव प्राइस वापस किया है कि ये कीमत होगी अगर आप हम पर हमला करेंगे और अगर आप हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेंगे तो आपको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तो जब इस तरह के मुल्क कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो वो एक प्रोहिबिटिव प्राइस या कोई भी प्राइस दूसरा मुल्क देता है तो तब जंग बंद होती है। कंडेम करने से ना जंग बंद होती है, ना उस मुल्क को कोई मदद मिलती है जो विक्टिम होता है, जो इस सूरत में ईरान है। तो दोनों में बड़ा फर्क है दोनों सिचुएशंस के अंदर। इधर ईरान को कोई खास असला भी नहीं देता, कोई वेपन्स भी नहीं मिले, मैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि फाइटर जहाज भी नहीं कोई इनको मिले। तो जो इनके पास एयर डिफेंस नेटवर्क है जो भी है उन्होंने काफी सारा खुद ही बनाया है, जबकि इसराइल को ऑल आउट सपोर्ट है पूरी वेस्ट की भी और अमेरिका की भी, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कंडेम करने से मैं नहीं समझता कि कोई हालात में सिर्फ कंडेम करने से बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी तब जब इसराइल को कोई प्राइस लगेगी कि देनी पड़ेगी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अगर वो ईरान कर सकता है कोई अपने फेवर में सारी सिचुएशन को टिल्ट, तो सिर्फ ईरान कर सकता है। मैं ना अक़वाम मुत्तहिदा कर सकती है, ना इस्लामिक उम्मा कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल शॉर्ट टर्म पे रशिया या चाइना हो सकता है सीज़फायर करवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन उनको बहुत बड़ी डील इसमें से कोई ईरान के हक में आ जाए। बड़ी सपोर्ट जो है वो आपको नहीं लगता कि ईरान को मिल सकती है इन तमाम ममालिक से? बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का।